नमस्कार वैज्ञानिकों, कैसे हो। स्वागत है साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल साइंस और ख़ासकर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी मीडियम से आए हैं। चैप्टर क्लास 12 का फिजिक्स से मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। बच्चों, इससे पहले जो पहला यूनिट था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक था, उसमें चार्ज रेस्ट पर रहता था। अब चार्ज मूव करता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और सामने आती हैं। सिंपल सी पहली बात सीखो कि जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स बन जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, चुंबकीय क्षेत्र। एक बात, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों बी के ऊपर वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब फोर्स, जो कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल पर लगता है, यानी मैग्नेटिक फोर्स, वो किस किस बात पे डिपेंड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन लिखवा के ले लो, पेपर में आएगा ही आएगा। तो बच्चों इक्वेशन है F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा या क्यू वी क्रॉस पी। क्यू क्या है? जो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, वी उसकी वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगता है वो चार्ज पर डिपेंड करता है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में डायरेक्शन क्या है, एंगल क्या है, उसके साइन थीटा पर भी डिपेंड करता है। यहां पर मैंने याद दिलाने के लिए दो बातें नोट करवाई हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज के ऊपर फोर्स लगता था क्यू ई लगता था। दोनों को कंपेयर करो बच्चों। रुके हुए चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा पाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकता है। दूसरी बात जो +1 से याद करनी है, ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा, और साथ में यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा होना चाहिए जो कि डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है राइट हैंड थंब रूल से। डायरेक्शन जो होती है फोर्स की, अभी मैंने राइट हैंड थंब रूल की बात की, v और b दोनों के परपेंडिकुलर होती है। ये बच्चों एफ जुड़ क्यू वी बी साइन थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ। तो यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो दोनों के ही परपेंडिकुलर होती है, v के भी और b के भी। ध्यान रह जाएगा बच्चों। अब कुछ स्पेशल केस जिससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल न्यूट्रॉन है जिसके ऊपर चार्ज 0 है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई फोर्स नहीं लगता था न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल के ऊपर, क्योंकि क्यू 0 है। अगर पार्टिकल रुका हुआ है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तब भी मैग्नेटिक फील्ड कितना मर्जी हो, पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगने वाला। तीसरी और बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है, यहाँ जो डायग्राम दिखाया बच्चों ये थीटा एंगल है वी और बी के बीच में, अगर वी और बी एक दूसरे पर 90 डिग्री पर हो जाएंगे तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, क्योंकि साइन 91 होता है मैक्सिमम। और डायरेक्शन क्या होगी? दोनों के परपेंडिकुलर। अगर थीटा 0 हो गया जैसा कि यहाँ दिखाया है, वी और बी पैरेलल हैं, तो फोर्स 0 लगेगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि साइन 0 0 होता है। अगर एंटी पैरेलल भी हो तो साइन 180 होता है। उस सिचुएशन में भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में चल भी रहा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी फोर्स 0 लगेगा। अब बच्चों सीखो मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड के टेस्ला। इलेक्ट्रिक फील्ड के याद हैं बच्चों? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सीजीएस यूनिट गॉस हैं। और बच्चों टेस्ला जो है काफ़ी बड़ा यूनिट है, इसलिए गॉस यूनिट का यूज़ ज़्यादातर होता है। एक टेस्ला 10⁴ गॉस के इक्वल होता है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन बच्चों पार्टिकल कैसे चलेगा, दो स्पेशल केस डिस्कस करेंगे हम।
कि जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो बच्चों सीधे सीधे एक बार ध्यान कर लो कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। बच्चों ये एक्स यानी क्रॉस का जो निशान है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड या डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। यहां पर हर पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होने से स्पीड कांस्टेंट है। तो यहाँ पर बच्चों राइट हैंड थंब रूल अगर आप लगाओगे कि आप अपना राइट हैंड के अंदर फोर्थ फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब, अंगूठा, बीच वाली उंगली और सबसे तर्जनी, तीनों को एक दूसरे पर 90 डिग्री पर रखोगे तो आप पाओगे कि हर बार इस पिक्चर के अंदर फोर्स सेंटर की तरफ आएगा, जो कि ये कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ही रहेगा। कब? जब पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv²/r, और अभी अभी हमने पीछे इक्वेशन सीखी है F = QVB sin थीटा। थीटा इस केस में क्या है? 90 डिग्री, तो QVB ही रह जाएगा। तो बन जाएगा हमारे पास, दोनों इक्वल रख देंगे, r की रेडियस की वैल्यू आएगी भी किस रेडियस से। तो बच्चों एक प्रॉब्लम है ऐसे, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, तीनों अगर मैग्नेटिक फील्ड में जाएं तो मास पे डिपेंड करेगी रेडियस। तो मास जितना ज़्यादा होगा उतना रेडियस सर्कुलर पाथ ज़्यादा होगा, क्यू जितना कम होगा उतनी रेडियस ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो मैं बात नोटिस करवाना चाहता हूँ वो ये कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। ये जब हम साइक्लोट्रॉन करेंगे तब ये बात काम आएगी कि जैसे जैसे वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की बढ़ती जाती है वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ती जाएगी। तो बच्चों जब पार्टिकल घूम रहा है तो उसको कुछ ना कुछ टाइम लगता है एक सर्कल कंप्लीट करने में। ये साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, उसमें ये इक्वेशन काम आएगी। T = 2πr में v होता है बच्चों। 2πr क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अभी अभी हमने r mv/qb फाइंड आउट किया है, सोल्व करोगे तो आ जाएगा T = 2πm/qb। नोट करो कि टाइम पीरियड ना तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ना वेलोसिटी पे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ने पे रेडियस भी बढ़ जाती है, तो उतना ही टाइम लेता है पार्टिकल एक चक्कर पूरा करने में। यही बात हमारे को साइक्लोट्रॉन में काम आने वाली है। जब बच्चों पार्टिकल किसी एंगल पर एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या सिचुएशन बनेगी? तो सीधे सीधे एक बात बोल रहा हूं, हेलिकल शेप। हेलिकल शेप देख लो बच्चों, ये स्प्रिंग नुमा शेप। इस शेप में पार्टिकल यानी सर्कुलर पाथ में भी है और ट्रांसवर्सल यानी कि आगे भी चल रहा है, ट्रांसलेशन भी कर रहा है, यानी दो दो मोशन इकट्ठे हैं। तो बच्चों समझेंगे कैसे इस चीज को? यहाँ पर आप वेलोसिटी जो किसी एंगल पर है मैग्नेटिक फील्ड के, दो कंपोनेंट बांटेंगे। परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसको क्या करेगा? सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगा। पैरेलल कंपोनेंट कोई फोर्स नहीं लगाता, अभी हमने सीखा था साइन 0 पे F 0 हो जाता है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से v पैरेलल कंपोनेंट वेलोसिटी से वो आगे बढ़ेगा। परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कारण उसके अंदर सर्कुलर पाथ है। तो बच्चों एक डेफिनेशन आती होती है पिच, यानी कि एक सर्कल पूरा होने के दौरान वो आगे कितना चला गया, वो कहलाती है पिच। तो पिच क्या होगा? जिस वेलोसिटी से आगे जा रहा है एक चक्कर पूरा करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, तो t कितना था? 2πm/qb, तो ये आ जाएगी पिच। इसके ऊपर एक आधा न्यूमेरिकल है, वो करके देखना एनसीईआरटी के अंदर। अब हम बच्चों कंपेयर करके देखते हैं। अगर कंपेयर क्या, अभी ये अगर कंबाइन इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो मैग्नेटिक फील्ड भी हो तो क्या सिचुएशन बनेगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है QE। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है QV×B। दोनों को जोड़ देंगे टोटल फोर्स आ जाएगा। इस इक्वेशन को कहते हैं लॉरेंट्ज इक्वेशन।
तो अगर एक स्पेशल केस ही सिर्फ हमने डिस्कस करना है, ई और बी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों, तो हम एक ऐसी स्थिति बना सकते हैं जिसमें ई और बी के वजह से लगने वाला फोर्स कैंसिल करेगा एक दूसरे को। यहाँ पर इस डायग्राम को ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग है। तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, तो एफ ई भी उसी तरफ हो जाएगा। लेकिन एफ डी ध्यान से देखें वी और बी के परपेंडिकुलर है, ये देखें एफ बी। तो ध्यान से हमें तो पता लग रहा है कि एफ ई और एफ बी एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। वो कौन सी वेलोसिटी होगी जिस पर एक दूसरे को वो कैंसिल करेंगे? तो वो वेलोसिटी होगी ई बाय बी। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, कई बार एक नंबर के अंदर सिर्फ ई और बी की वैल्यू दे देता है, वेलोसिटी पूछ लेता है, या वेलोसिटी दे देता है, ई पूछ लेता है। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में ये दोबारा इक्वेशन आएगी, वहां काफी काम आएगी, वहां सी इक्वल टू ई बाई बी यूज करेंगे हम। अब बच्चों 4 मिनट रह गए हमारे पास। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन क्या है? एक्सेलरेटर है, यानी चार्ज पार्टिकल की हाई वेलोसिटी गेन करने के काम आता है। इससे पहले हमने वेन डी ग्राफ जनरेटर पढ़ा है पहले चैप्टर के अंदर। प्रिंसिपल ये इस सिद्धांत पर आधारित है बच्चों कि जब भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वेलोसिटी बढ़ाता है। डायग्राम देखें बच्चों, इसमें दो मेटेलिक डी होती हैं होलो, और यहाँ ये एस चार्ज का सोर्स है जहाँ चार्ज पैदा होगा और घूमेगा। ये है एसी सोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अल्टरनेटिंग करंट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। यानी कभी तो D1 पॉजिटिव, D2 पॉजिटिव, D2 पॉजिटिव, D2 नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा। क्यों? अभी समझ आएगा। ये क्रॉस के निशान क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो बच्चों वर्किंग, अब वर्किंग आराम से समझ लो, 3 मिनट हैं तुम्हारे पास। सोर्स एस पर चार्ज उत्पन्न हुआ, मान लो उस समय पॉजिटिव चार्ज है, ये D2 प्लेट नेगेटिव है, तो ये इस दौरान, इस गैप के दौरान इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और ये चल पड़ेगा D2 प्लेट की तरफ। जैसे ही ये प्लेट के अंदर एंटर करेगा, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगा इस पर क्योंकि ये होलो मेटेलिक डी है, तो सिर्फ इसके ऊपर लगेगा मैग्नेटिक फील्ड और वो भी परपेंडिकुलर। वो उसको क्या करेगा? सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगा। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल जो कि एक्सेलरेट स्पीड बढ़ रही थी डी के अंदर एंटर किया, सिर्फ सर्कुलर पाथ में घूमेगा। फिर दोबारा आधा पाथ घूमने के बाद जैसे ही वो गैप में पहुंचेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की उसी दौरान जो D1 प्लेट है नेगेटिव हो जाएगी, वो उसको अपनी तरफ खींचेगी, उसकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने से रेडियस बढ़ेगी। तो हर चक्कर के दौरान जिसका टाइम तो सेम लगेगा परंतु रेडियस और वेलोसिटी बढ़ते जाएंगे। थोड़ी देर बाद हर चक्कर के दौरान इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और इसको हम जब रिक्वायर्ड वेलोसिटी पर पहुंच जाता है, ये एग्जिट विंडो से बाहर आ जाता है। क्या बाहर आया? चार्ज पार्टिकल। साइक्लोट्रॉन क्या करता है? चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, हाई वेलोसिटी गेन कराने के काम आता है। जब पार्टिकल एग्जिट होगा तो कितनी वेलोसिटी, क्या रेडियस क्या रहेगी? mv/qb, अभी अपन ने कैलकुलेट किया था। टाइम पीरियड क्यों जरूरी है बच्चों? टाइम पीरियड इसलिए निकालना जरूरी है, जो हमने एसी सोर्स लगाया है वो टाइम पीरियड से, क्योंकि टाइम पीरियड फिक्स है, फ्रीक्वेंसी फिक्स है, इसलिए एसी सोर्स कितनी फ्रीक्वेंसी का लगेगा वो हमें चार्ज पार्टिकल के मास और उसकी मैग्नेटिक फील्ड से पता लगे, QB/2πm फार्मूले से। वेलोसिटी QB/R क्या है बच्चों? मैक्सिमम रेडियस। तो हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी देखना चाहते हैं, तो यहाँ हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी है, v कितनी? QB/R में m, तो सारे डाटा पुट कर देंगे, ये आ जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन बाय चार्ज पार्टिकल। ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक की बायोट सावर्ट्स लॉ की तरफ चलेंगे आगे। सायोनारा, ध्यान से नोट्स डाउनलोड कर लें sciencearena.com पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। रिवाइज करें, मेरे से समझें।